अस्सलाम वालेकुम। पेशे खिदमत है हम शक्ल जिनज़ादा। नेक्स्ट एपिसोड। तुमने जिन इलाकों का जिक्र किया था वो कौन से थे तालूत? यही रास्ता जाता है पहाड़ों के उस तरफ, शायद आज़ाद इलाका कहलाता है। मैंने सिर्फ एक रियासत देखी, जंगाना नाम था। ओह, तो तुम जंगाना जा निकले थे? मैंने ताज्जुब से पूछा। हाँ, क्यों? तुम्हें क्यों हैरत हुई? जंगाना एक पुरस्कार रियासत है, इंतहाई ताकतवर। खास बात यह कि वो लोग बैरूनी दुनिया के किसी इंसान को अंदर नहीं दाखिल होने देते। सख्त नफरत करते हैं बाहर के लोगों से। बैरूनी दुनिया के लोगों से उनका राब्ता जरूर रहता है, लेकिन इसके लिए उन्होंने एक अलहदा जगह बनाई है जो उनकी रियासत से दूर है। बस वो हद है, उससे आगे शायद कभी कोई बैरूनी इंसान नहीं गया। मैं गया हूं, लेकिन दरख्तों के जरिए, बंदर की शक्ल में। कैसा माहौल है वहां का? कैसी है वो पुरस्कार बस्ती? बस आम इंसानों जैसी। मैं बता चुका हूं कि मैं अपनी उलझन में गिरफ्तार था, किसी चीज के तज्जिए का मौका नहीं मिल सका। हाँ, वो इलाके मुझे दिलकश मालूम हुए थे, इसलिए मैंने तुमसे उनका तज़किरा किया था। वहां तुम्हारा दाखिला मुश्किल नहीं होगा, लेकिन मैं... अरे, तालूत और तुम अलग अलग तो नहीं हो। जिस तरह तालूत वहां दाखिल होगा उसी तरह तुम। तालूत ने कहा और फिर बाएं सिमत देखने लगा जहां रासिम खड़ा था। काम हो गया रासिम? आका, रासिम ने जवाब दिया। खूब। क्या पोजीशन है? वो एक मगरूर और खुदसर इंसान है। कम हैसियत लोगों के साय से भी बचता है, अपने बराबर के लोगों से मिलता है। उसकी कोठी बेहद शानदार है। आपके लिए काम की जो बात हो सकती है वो ये है कि वो रेस का जुनूनी है। दीवानगी की हद तक रेस का शौकीन है। उसका अपना अस्तबल है जहां रेस में दौड़ने वाले 20 घोड़े पलते हैं। हफ्ते में 2 बार यहाँ रेस होती है, जिसमें मुल्क के बड़े बड़े लोग शिरकत करते हैं। लाखों रुपए का जुआ होता है, लेकिन रिकॉर्ड है कि किसी रेस में जलालुद्दीन के घोड़े नहीं हारे। वो जहां भी गए हैं जीत कर आए हैं, और जलालुद्दीन उन पर फख्र करता है। 20 घोड़ों पर 60 मुलाजिम हैं। बादामों की बोरियों से स्टोर भरे पड़े हैं। घोड़े बादाम खाते हैं वगैरह। यकीनन काम की बात है रासिम। तालूत ने मुस्कुराते हुए कहा। आइंदा रेस कब है? परसों। आप जलालुद्दीन की कोठी के अकब में देखें, खैमों का शहर आबाद है। रेस के खिलाड़ी और वो जिनके घोड़े हैं यहाँ मुस्तकिल आबाद रहते हैं, और उनके घोड़े रेस में दौड़ते हैं। आरिफ, काम बन गया? तालूत ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, मैं भी समझ रहा हूं काम बन गया। मैंने गहरी सांस लेकर कहा। मैं जानता था कि काम किस तरह बन गया। रासिम, हमें 3 घोड़ों की जरूरत है। इसके अलावा उसी मैदान में हमारा खैमा भी होगा, क्या समझे? जो हुक्म आका, रासिम ने कहा और निगाहों से गायब हो गया। तालूत बड़ा खुश नजर आ रहा था। अब तुम तमाशा देखो, हमसे ज्यादा नवाब जलालुद्दीन का दोस्त और कौन हो सकता है? हमारे तमाम घोड़े रेस में अव्वल आएंगे। आओ होटल वापस चलें। रासिम इंतजाम करे तो हम खैमों में मुंतकिल हो जाएंगे। ये दिन हम दोनों ने होटल में गुजारा। रासिम ने दूसरे दिन सुबह खैमे नस्ब होने की तला दी थी। नवाब आदिल, नवाब साइम ऑफ रियासत शादिया, जो आज़ाद इलाके में कोहे अबूरा के दामन में आबाद है, रासिम ने बताया। खूब, बहुत खूब। तालूत ने मुस्कुराते हुए कहा और मेरी तरफ देखकर आंख दबा दी। लेकिन हमारे यहाँ से जाने के क्या इंतजामात हुए हैं रासिम? नीचे रियासत की गाड़ी मौजूद है जिस पर रियासत का निशान है। घोड़े पहुंच चुके हैं, 2 स्याह, 1 सफेद। इंतहाई मुनासिब। मुलाजिम वगैरह? आका की शान के मुताबिक। अरे तो फिर चलते क्यों नहीं? तालूत ने मेरा बाजू पकड़कर कहा, और हम दोनों रासिम के साथ बाहर निकल आए। होटल का बिल अदा किया गया, लेकिन होटल वालों को अभी हमारी हैसियत मालूम नहीं थी। अलबत्ता बाहर बहुत से लोगों की निगाहें स्याह रंग की उस एयर कंडीशनड कार पर पड़ रही थीं, जो तकरीबन 15 फुट लंबी थी। उसके अकब में 2 मोटरसाइकिल सवार खड़े थे। उनका रंग ब्राउन था। अफ्रीका के किसी हिस्से से ताल्लुक रखते थे। इंतहाई जिस्म और ताकतवर थे। तालूत ने संजीदगी से गर्दन हिलाई और रासिम से बोला, ठीक है, जा सकते हो। रासिम ने गर्दन झुकाई और नजरों से ओझल हो गया। बावर्दी ड्राइवर ने जल्दी से पिछला दरवाजा खोल दिया और हम अंदर बैठ गए। हमारा सामान डिग्गी में रख दिया गया था, और फिर तालूत के इशारे पर कार आगे बढ़ गई। उसके पीछे मोटरसाइकिलें भी स्टार्ट हो गई थीं, और हम बड़ी शान से गुजरने लगे। सड़कों पर लोग रुक रुक कर हमें देख रहे थे। स्टेशन पर सीमी का जो इस्तकबाल हुआ था उसे देखकर मेरी आंखें फैल गई थीं। मैं नवाब जलालुद्दीन के नाम से ही मरूब हो गया था। हालांकि मेरे इल्म में था कि तालूत ने लाखों रुपए अजनबी लोगों को बख्शकर उनकी किस्मत बना दी है, लेकिन ये शान, मेरा ख्याल था ये शान अलग ही है। लेकिन अब हम जिस अंदाज में सफर कर रहे थे उसे देखकर मेरे जहन में एक ही जुमला गूंज रहा था, जलालुद्दीन की ऐसी की तैसी, तालूत जिंदाबाद। लेकिन कैसी हैरत अंगेज बात थी।
अभी किसी को मालूम हो जाए कि मोटरसाइकिल पर सवार अफराद, कार ड्राइविंग करने वाला और मेरे नजदीक कीमती सूट में मलबूस शख्स इंसान नहीं है तो ये बाजार वीरान हो जाएं। उन लोगों के बारे में मैं वसूख से कुछ नहीं कह सकता था कि ये लोग कौन हैं। वर्दी खूबसूरत थी और किसी माहिर दर्जी के हाथों की सिली हुई थी। कार का मेकर अजनबी था, लेकिन बहरहाल वो तालूत की दुनिया में नहीं बनी होगी। खुदा जाने क्या चक्कर है, कहाँ से ये सब कुछ फराहम हो जाता है। ये चक्कर तो पहले भी था, यानी वो करेंसी जो मेरे मुल्क की थी, वो करेंसी रासिम ने तैयार तो ना की होगी। अगर वो जाली होती तो अब तक किसी न किसी का कबाड़ा हो गया होता। लेकिन मेरे लिए यही काफी था कि तालूत इंसान नहीं है। वो जिस कदर हैरत अंगेज और पुरस्कार है, अगर उसके बारे में गौर किया जाए तो इंसान बआसानी पागल हो सकता है। तालूत ने भी रास्ते में किसी किस्म की गुफ्तगू नहीं की, यहाँ तक कि हम उस मैदान में पहुंच गए जहां मेला सा लगा हुआ था। उनके पीछे के हिस्से में घोड़े बंधे हुए थे। घोड़ों के खाने का सामान भी वहीं फरोख्त हो रहा था। बहरहाल माहौल अच्छा ना था। ला हौल विला कुव्वत, बड़े घटिया टेस्ट के लोग हैं, तालूत ने नाक चढ़ाते हुए कहा। कार सुस्त रवि से आगे बढ़ रही थी और लोग चौंक कर उधर देख रहे थे। फिर दूर एक बुलंद टीले पर एक खैमा नजर आया। खैमा क्या पूरी इमारत थी, इंतहाई खूबसूरत, कई हिस्सों में बना हुआ, और तालूत उसे देखकर खुश हो गया। ये रासिम वाकई ज़हीन है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। टीले के चारों तरफ लोग जमा थे जो उस खैमे को देख रहे थे। खैमे के चारों तरफ वर्दी पोश इस्तादा थे, और फिर उस आलीशान कार को देखकर लोग और मरूब हो गए, जबकि मोटरसाइकिल सवार गार्ड थे। कार टीले पर पहुंच गई और खैमे के सामने रुक गई। वर्दी पोश मुहाफिजों ने एड़ियां बजाकर सलामी दी थी। लोगों का हजूम बढ़ता ही जा रहा था। तालूत कार से उतरा और मेरे साथ अंदर दाखिल हो गया। बड़ा जबरदस्त इंतजाम हुआ है तालूत, मैंने अंदर दाखिल होकर गहरी सांस लेते हुए कहा। हाँ यार, उस नवाब के बच्चे को मरूब करने के लिए ये जरूरी था। लेकिन रासिम ये सब कुछ कैसे समझ गया? रासिम हर बात समझता है, वो सिर्फ अल्फाज से बात की गहराई तक पहुंच जाता है, और इस किस्म के इंतजामात उसके लिए कोई हैसियत नहीं रखते। अगर तुम उससे कहते तो रातों रात यहाँ एक आलीशान महल तामीर हो जाता, लेकिन ऐसे महल को देखकर लोग बदहवास हो जाते, इसलिए उसने एहतियात की। खैमे की बात और है। मैंने गहरी सांस ली। तालूत ठीक ही कह रहा है। फिर तालूत ने मेरे साथ चलकर घोड़े देखे। घोड़े थे, देखकर रूह खुश हो जाती थी। बुलंदो बाला कद, चीतों की सी कमर, साफ शफाफ। मगर इसमें हैरत की क्या बात थी? हैरत तो उस वक्त भी नहीं हुई जब नवाब जलालुद्दीन के एक मुलाजिम ने आकर जलालुद्दीन का पैगाम दिया। पैगाम कई हाथों से होता हुआ तालूत तक पहुंचा था। तालूत खैमे के अंदरूनी हिस्से में बैठा हुआ था। सफेद रंग का लिफाफा उसके हाथ में आया और वो उसे खोलकर पढ़ने लगा। लिखा था, मोहतरम, आपसे तारुफ का मुतमन्नी हूँ, क्या आप रात का खाना नवाब जलालुद्दीन के साथ खाना पसंद करेंगे? बराहे करम मुलाजिम को जवाब दे दें। तालूत ने पर्चा मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने उसे पढ़कर एक गहरी सांस ली। क्या ख्याल है? तालूत ने पूछा। सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम कहो कि तुम ना आ सकोगे, सफर की थकान है। बिल्कुल ठीक। अरे वो समझता क्या है अपने आप को, पूरी जागीर खड़े खड़े खरीद लूंगा, तालूत ने कहा, और फिर अपने आदमी से यही कह दिया कि नवाब साहब से माजरत कर ली जाए, आज मुलाकात नहीं हो सकती। और सुनो, तालूत ने अपने आदमी से कहा, अगर नवाब बजाते खुद भी आए तो उसे वापस कर दिया जाए और कह दिया जाए कि प्रिंस आज सिर्फ आराम करेंगे। जो हुक्म आका, मुलाजिम ने जवाब दिया, और तालूत एक आराम कुर्सी पर बैठकर मुस्कुराने लगा। चिढ़ ना जाए, मैंने कहा, झुकना पड़ेगा, मैं कल रेस के मैदान में उससे मुलाकात करना चाहता हूँ। तालूत ने जवाब दिया। रात हो गई, लेकिन नवाब जलालुद्दीन नहीं आया। वो भी सचमुच का नवाब था। ना जाने तालूत के इनकार से उसकी क्या हैसियत हुई हो। बहरहाल तालूत ने जो चक्कर चलाया था वो इतना ही जोरदार था कि नवाब जलालुद्दीन कोशिश के बावजूद उससे इज्तनाब नहीं कर सकता था। दूसरे रोज नाश्ते से फारिग होने के बाद रेस कोर्स जाने की तैयारियां होने लगीं। कुल 10 रेसें थीं। रेस कोर्स से मुल्हिक पहाड़ी पर नवाब साहब का खैमा था। तालूत को किसी पहाड़ी पर तो जगह नहीं मिली थी, लेकिन नीचे उसका खैमा भी बहुत शानदार था। दूसरे लोगों ने भी खैमे लगाए हुए थे, लेकिन वो मामूली किस्म के थे। पहाड़ी पर नवाब जलालुद्दीन के घोड़े नजर आ रहे थे, जिन्हें सबज लिबास वाले मुलाजिम टहला रहे थे। थोड़ी देर के बाद मैं और तालूत भी अपने खैमे में पहुंच गए। हमारी कार खैमे के सामने रुक गई और फिर 3 जॉकी हमारे तीनों घोड़े लेकर आ गए। हल्के फुल्के जॉकी भी तालूत के आदमी थे। मैं उन लोगों की किस्मत के बारे में सोचने लगा जो आज की रेस में शरीक थे। भला इन जिन्नाती घोड़ों से कौन जीत सकता था? अगर जॉकी खुद ट्रैक पर दौड़ना शुरू कर दें तो शायद रेस में मौजूद कोई घोड़ा उन्हें न पकड़ सके।
वैसे वहां थे बड़े शानदार घोड़े। नवाब जलालुद्दीन के घोड़े भी शान में बेमिसाल थे, तंदुरुस्त, तवाना और खूबसूरत। एक आदमी जरूरी कार्रवाई करने चला गया जो रेस के कानून के मुताबिक थी। अजीब गहमा गहमी थी और ये सब इस शख्स की वजह से था जिसका नाम तालूत था। कितने इख्तियारात का मालिक है ये, मैंने एक ठंडी सांस लेकर सोचा और फिर जहन झटक दिया। मेरी निगाहें चारों तरफ भटक रही थीं। ना जाने कहां कहां से लोग आए थे। शायकीन घोड़ों पर टूटे पड़ रहे थे, करंसियों के तबादले हो रहे थे। ना जाने यहाँ रेस खेलने का तरीका क्या था। ना ये रेस ऐसी थी जो शहरों में होती है, ना जुआ खेलने का अंदाज वो था। बस अनोखा सा तरीका था जो मेरी समझ में तो नहीं आया। तालूत के आदमी ने बकिया इंतजाम कर लिया। उसके घोड़ों के नाम भी रेस में दर्ज हो गए थे और अब हमारे जॉकी घोड़ों को खेमे से निकालकर ट्रैक पर ले जा रहे थे। तीनों घोड़ों को 3 अलग रेसों में रखा गया था। पहला घोड़ा पहली रेस में शामिल था। उस रेस में कुल 15 घोड़ों को दौड़ना था और उन 15 घोड़ों में 3 शानदार घोड़े नवाब जलालुद्दीन के थे। तालूत का सफेद घोड़ा इस रेस में हिस्सा ले रहा था। उसका जॉकी घोड़े को ट्रैक पर गश्त करा रहा था और लोग उस घोड़े पर भी रकमें लगा रहे थे। मैंने नवाब जलालुद्दीन को देखा जो अपने खेमे से चलकर रेस के मैदान के करीब आ रहा था। उसके साथ 10-12 आदमी थे। लोग काई की तरह फटकर नवाब जलालुद्दीन को रास्ता दे रहे थे। दराज कद उधेड़ उमर आदमी था। चेहरे से वाकई जलाल टपकता था। थोड़ी देर के बाद वो रेस के मैदान में अपने लिए मखसूस जगह पर पहुंच गया और घोड़ों का गश्त देखने लगा। पहली रेस का वक्त हो गया। घोड़े स्टार्ट पॉइंट पर जाने लगे और दर हकीकत तालूत के सफेद घोड़े के सामने दूसरे घोड़े टट्टू मालूम हो रहे थे। खुद नवाब जलालुद्दीन के घोड़े दब गए थे, जिसका एहसास नवाब जलालुद्दीन के चेहरे से झलकता था। बाहर सूरत घोड़े स्टार्ट पॉइंट पर पहुंच गए। जरूरी अमूर तय हो गए थे। नवाब साहब ने दूरबीन आंखों से लगा ली थी और अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं था तो दूरबीन का मरकज सफेद घोड़ा ही था। रेस शुरू हुई और घोड़ों के दरमियान से सफेद घोड़ा तीर की तरह निकला। उसके बाल खड़े हुए थे, दुम उठी हुई थी। इब्तदा में ही वह दूसरे घोड़ों से तकरीबन 15 गज आगे निकल आया और फिर यह फासला बढ़ता गया। पहला मोड़ घूमते वक्त उसका फासला सिर्फ दूसरे घोड़ों से तकरीबन 50 गज था। फिर जब उसने दूसरा मोड़ घूमा तो दूसरे घोड़े उसे आधे फरलांग पीछे थे और फिर जब सफेद घोड़ा रनिंग पॉइंट से आगे निकल गया तो बाज घोड़े दूसरे मोड़ से ही मुड़ रहे थे। चीखने वालों के गले खुश्क हो गए थे। खुद नवाब साहब बिल्कुल खामोश खड़े थे। वैसे ये भी हकीकत थी कि नवाब साहब के तीनों घोड़े सेकंड, थर्ड और फोर्थ थे और उन्होंने दूसरे घोड़ों को काफी फासले से छोड़ा था। जिन लोगों ने सफेद घोड़े पर रकम लगाई थी वो खुशी से नाच रहे थे और जिन्होंने दूसरे घोड़े खेले थे वो मुंह लटकाए घूम रहे थे। तालूत अलबत्ता सिर्फ नवाब साहब का जायजा ले रहा था। उनके चेहरे से कोई तासुर नहीं टपक रहा था। दूसरी 3 रेसें हुई। 5वीं रेस बड़ी थी। उसमें 17 घोड़े दौड़े, जिनमें 4 नवाब साहब के घोड़े थे। दरमियानी रेसों में भी नवाब साहब के घोड़े दौड़े थे और उन्होंने रेस जीती थी। लेकिन उस रेस में नवाब साहब ने अपने सबसे शानदार घोड़े भेजे थे। ये चारों घोड़े बेहद शानदार थे, लेकिन उस वक्त तक जब तालूत का स्याह घोड़ा मैदान में नहीं पहुंचा उस घोड़े की शान ही निराली थी और इस बार लोगों ने सोचने की जरूरत भी महसूस नहीं की। बेधड़क उस घोड़े पर दौलत लगाई और स्याह घोड़े ने भी मायूस नहीं किया। उसने सफेद घोड़े ही की शान से रेस जीती थी और उस दूसरी रेस के बाद ही नवाब साहब वापस चल पड़े। शायद वो बददिल हो गए थे। जो घोड़े इस बार रेस में दौड़े थे वो नवाब साहब का वकार थे। उनके हार जाने के बाद कोई उम्मीद बाकी नहीं रही थी, इसलिए नवाब साहब वापस चल पड़े। चलो यार, अब क्या रखा है, हम भी चलें, तालूत ने कहा। और वो तीसरा घोड़ा, मैंने पूछा। दौड़ेगा और जीत जाएगा, लेकिन अब इस हंगामे में रहने से क्या फायदा, चलकर उस नवाब के बच्चे से मिल बैठने की सोचेंगे, तालूत ने कहा। और मैंने गर्दन हिला दी। हम लोग भी अपने खेमे में वापस आ गए और इसके बाद नवाब साहब से मिलने के बारे में मशवरे करने लगे। फैसला किया कि आज का दिन निकाल लिया जाए। अगर नवाब साहब से कोई तहरीक हो तो ठीक है, वरना कल खुद उससे मिलने की कोशिश की जाएगी। वैसे आज मुलाजमों को हदायत कर दी गई थी कि अगर नवाब का मुलाजिम आए तो उसे एहतराम से रिसीव किया जाए। शाम के 5 बजे थे जब तालूत के 2 मुलाजिम दौड़े आए और उन्होंने इतला दी, नवाब जलालुद्दीन आए हैं। ओह, तालूत जल्दी से खड़ा हो गया। अब क्या करें? बुलाओ, खेमे के बाहर हम उनका इस्तकबाल करेंगे, मैंने कहा। और तालूत ने मुलाजिम से कहा कि वो नवाब साहब को इधर ही ले आए। मुलाजिम बाहर चला गया। मैं और तालूत तैयार हो गए और फिर हमने दूसरे मुलाजमों को चाय के लिए हदायत दी और फिर खेमे से बाहर निकल आए। नवाब जलालुद्दीन एक आला दर्जे के सूट में मलबूस पुरवकार अंदाज में चलते हुए आ रहे थे।
उनके साथ उनके 3 आदमी थे जो उनसे एक कदम पीछे चल रहे थे। तालूत और मैं कई कदम आगे बढ़े और फिर मैंने आगे बढ़कर नवाब साहब का खैर मकदम किया। इज्जत माब। नवाब जलालुद्दीन को शहजादा साइम और शहजादा आदिल खुश आमदीद कहते हैं। मैंने गर्दन झुकाते हुए कहा, हमने सोचा कि हम खुद दोनों शहजादों की कदम बोसी करें। शायद शहजादगान ने मुलाजमों के हाथों हमारी दावत को पसंद न किया हो। नवाब जलालुद्दीन ने पुररोब आवाज में कहा, आपकी बुजुर्गी हमें शर्मिंदा करती है, लेकिन हकीकत ये थी कि सफर की थकान थी, वरना जरूर हाजिर होते। तालूत आगे बढ़कर बोला, ये ना मालूम हो सका कि आप में साइम कौन है और आदिल कौन है। खादिम आदिल है, साइम से आप पहले हम कलाम हो चुके हैं, तशरीफ लाइए। आपकी आमद ने हमारी इज्जत अफजाई की है, तालूत ने गर्दन खम करते हुए कहा, और नवाब जलालुद्दीन अपने आदमियों के साथ अंदर आ गए। और अंदर दाखिल होकर मैं हैरान रह गया। मुलाजमों ने खेमे में अजीब तब्दीली कर दी थी जो किसी तरह मुमकिन नहीं थी। खेमा हैरत अंगेज तौर पर कुशादा हो गया था। नफीस तरीन फर्नीचर कमरे में आ गया था। खूबसूरत जरनिगार मुजस्मे जगह जगह इस्तादा थे। एक अजीब पुरस्कार माहौल था जिसकी तर्ज यकीनन इस दुनिया की ना थी। हाँ, उस वक्त मैंने इस अंदाज की सजावट देखी थी जब मुझे तालूत के धोखे में एक पुरस्कार दुनिया में ले जाया गया था। मैंने नवाब जलालुद्दीन के चेहरे में नुमाया तगय्युर देखा। तालूत अलबत्ता उसी तरह पुरसुकून था। उसने नवाब साहब को बैठने की पेशकश की और नवाब साहब अपने साथियों समेत बैठ गए। आप जैसे साहिब वकार शहजादों से मिलकर बेपनाह मुसर्रत हुई। नवाब साहब ने कहा, हम भी जलालुद्दीन और जलालाबाद से बहुत मुतासिर हुए हैं। तालूत ने कहा, यकीनन जलालाबाद की शान रियासत शादिया जैसी ना होगी, लेकिन अबूरा के दामन की ये रियासत आम फहम नहीं है। रियासत अपनी छोटी सी आबादी की खुद कफील है। हमें बैरूनी दुनिया से कुछ मंगवाने की जरूरत नहीं पेश आती। सिर्फ चंद यूरोपीय ममालिक से हमारा राब्ता है, जहां हम रियासत की जमीनों से बरामद होने वाले हीरे भेजते हैं और जरूरियात की कुछ चीजें मंगवाते हैं। हमारे यहाँ के हीरे पूरी दुनिया में नायाब होते हैं। तालूत ने जवाब दिया। ओह, नवाब साहब ने गर्दन हिलाते हुए कहा और तालूत ने ताली बजाई। फौरन एक मुलाजिम आकर अदब से झुक गया। रियासत के हीरों के चंद नमूने नवाब साहब की खिदमत में पेश किए जाएं। और मुलाजिम गर्दन झुकाकर चला गया। मैंने एक ठंडी सांस ली। बिलाशुबा तालूत के लिए ऐसे हीरे कोई हैसियत नहीं रखते थे। चंद लम्हात के बाद मुलाजिम एक सोने की प्लेट में जगमगाते बेशकीमत हीरों के तकरीबन 15 दाने ले आया और उसने वो दाने नवाब साहब के सामने रख दिए। नवाब साहब के चेहरे पर एक लम्हे के लिए बदहवासी नजर आई। बेशकीमत हीरे लाखों रुपए की मालियत के थे। उनकी चमक से आंखें बंद हुई जा रही थीं। नवाब साहब एक एक दाने को उठाकर देख रहे थे। फिर उन्होंने गहरी सांस लेकर भर्राई हुई आवाज में कहा, बेशक ये बेमिसाल हैं। ऐसे नादिर हीरे शाजी नजर आते हैं। बंदा परवरी। तालूत ने गर्दन झुकाते हुए कहा, आपको जलालाबाद के बारे में कैसे मालूम हुआ शहजादा साहब? बस घोड़े की दौड़ से हमें भी बेहद दिलचस्पी है। हमारे अस्तबल में 1000 नायाब घोड़े हैं। घोड़ों की दौड़ हमारे कौमी खेल में शामिल है। चुनाचे हमें कुछ लोगों से मालूम हुआ कि जलालाबाद में इस खेल से शौक रखा जाता है। हम यहाँ आ गए। यहाँ के बारे में हमने मालूमात की और फिर अपनी रियासत से 3 घोड़े मंगवा लिए। आपने देखा होगा, वो हमारे यहाँ के तीसरी क्लास के घोड़े थे। पहली और दूसरी क्लास के घोड़े रियासत से बाहर नहीं जाते। वो तीसरी क्लास के घोड़े थे? नवाब साहब ने हैरत से कहा, जी, लेकिन बेहद शानदार। मैं उनसे बहुत मुतासिर हुआ हूँ। वापसी में मैं उन्हें करीब से देखूंगा। आपसे मुलाकात करके दिली मुसरत हुई है मिस्टर साइम और मिस्टर आदिल। हम भी मसरूर हैं, तालूत ने कहा और उसी वक्त एक मुलाजिम अंदर दाखिल हुआ। चाय तैयार है? आइए नवाब साहब, चाय तैयार है। जलालाबाद में आप मेहमान हैं, ये फर्ज मेरा है, लेकिन बदकिस्मती कि मेरी दावत कबूलियत न हासिल कर सकी। ताहम मैं इस दावत को ठुकराने की जुर्रत नहीं कर सकता। नवाब साहब ने कहा और उठ खड़े हुए। सिर्फ कल के लिए माजरत खा हूं। आप जब भी हुक्म फरमाएं हम लोग हाजिर हो जाएंगे, तालूत ने कहा और फिर नवाब साहब को लेकर हम दोनों खेमे के दूसरे हिस्से में पहुंच गए। यहाँ एक खूबसूरत लंबी मेज लगी हुई थी। उस मेज की तफसील अल्फाज में क्या बयान होती। सोने चांदी के बर्तन थे जिनमें हसीन नगीने जगमगा रहे थे। दर्जनों किस्म के फल और खुश्क मेवे थे। चाय थी। नवाब साहब की आंखें खुल गई थीं। सारी नवाबी रखी रह गई थी और मैं दिल ही दिल में सोच रहा था कि तालूत बहरहाल तालूत है। मेरी दुनिया के नवाब उसका क्या मुकाबला कर सकेंगे। पुरतकल्लुफ चाय पी गई। उसके बाद नवाब साहब से गुफ्तगू होती रही और फिर नवाब साहब ने इजाजत तलब कर ली। अगर गुस्ताखी न तसव्वुर करें तो दोनों हजरात कल खादिम के साथ दोपहर का खाना खाएं। शर्मिंदा कर रहे हैं मोहतरम। आपकी मोहब्बत भरी शख्सियत से कौन मुतासिर न होगा। आप हमारे बुजुर्ग हैं, आपके हुक्म की तामील होगी।
तालूत ने कहा और नवाब साहब उसी वक्त बोल पड़े, हाँ वो आपके घोड़े ना देख सके, तशरीफ लाइए। तालूत ने कहा और हम दोनों माँ नवाब साहब और उनके मुशीर के चल पड़े। आरजी अस्तबल में तीनों घोड़े बंधे हुए थे। नवाब साहब ने घोड़े देखे और उनकी आंखों में तहसीन के आसार उभर आए। वल्लाह, इससे हसीन और शानदार घोड़े हमारी निगाहों से नहीं गुजरे, क्या शान है। आपको पसंद आए नवाब साहब? तालूत ने पूछा। बेपनाह, हम घोड़ों के आशिक हैं। तब ये तीनों आपकी नजर, तालूत ने कहा और नवाब साहब उछल पड़े। उन्हें अपने कानों पर यकीन न आया। उन्होंने ताज्जुब खेज निगाहों से तालूत की तरफ देखा, उसके अल्फाज पर गौर किया। साइज, घोड़े निकालकर नवाब साहब के मकान पर पहुंचा दिए जाएं। वल्लाह शहजादा आदिल, आप क्यों, क्या खादिम का ये तोहफा आपको पसंद नहीं है? तालूत ने कहा। ओ शहजादा आदिल, आपने हमें बड़ी कीमती चीज बख्श दी है। नवाब साहब गहरे गहरे सांस लेते हुए बोले, अगर आप कबूल कर लें तो मेरी इज्जत अफजाई होगी। बदमाश तालूत ने मक्कारी से कहा और उसी वक्त दो खादिम हाथों में खूबसूरत मखमली बॉक्स ले आए। एक बड़ा बॉक्स था जो खुला हुआ था और उसमें इंतहाई नफासत से जमाए हुए वो 15 हीरे जगमगा रहे थे जो तालूत ने नवाब साहब को दिखाए थे। तालूत ने वो बॉक्स नवाब साहब को पेश करते हुए कहा, रियासत शादिया की तरफ से यह हकीर तोहफा। नवाब साहब की हालत वाकई बिगड़ गई थी। उनका मुंह खुल गया था, आंखें फट गई थीं। कोशिश के बावजूद वो अपनी हैरत पर काबू नहीं पा सकते थे। हजूर शहजादा साहब, ये बहुत है, मेरी हैसियत से ज्यादा। मैं इन तोहफों का बार बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। आपकी आला शख्सियत के लिए ये हकीर तोहफे मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। ताहम फिर आऊंगा तो आपके लिए शादिया की चंद नायाब चीजें लाऊंगा। फिलहाल इन्हें कबूल फरमाकर इज्जत बख्शें। तालूत ने कहा और नवाब साहब ने कांपते हाथों से हीरों का बॉक्स थाम लिया और फिर एक एक बॉक्स उन तीनों आदमियों को भी पेश किया गया जो नवाब साहब के साथ आए थे। उनमें 5-5 हीरे रखे हुए थे। उन लोगों की भी हालत खराब हो गई, कभी मुस्कुराते कभी खौफजदा हो जाते। वैसे उन हीरों के मालिक बनकर वो भी छोटे मोटे नवाब बन गए थे। क्या जरूरत है इन सड़े हुए नवाब साहब के यहाँ नौकरी करने की। बड़े नवाब जलालुद्दीन बनते हैं, आज तक तनख्वाह के अलावा और कुछ भी ना दे सके। लानत है ऐसी नौकरी पर। गालिबन उनमें से हर एक ने यही सोचा होगा। बहरहाल तीनों घोड़े और कीमती हीरे लेकर नवाब साहब हाँफते कांपते रुखसत हो गए। उनके दूर चले जाने के बाद तालूत मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, कैसी रही? मेरा ख्याल है ऐसे 2-4 तोहफे तुम और दे देते तो फिर यहाँ से नवाब साहब की लाश उठवाने का इंतजाम ही किया जाता। मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा, क्या ख्याल है कल की दावत के बारे में? देखना है कि ये दावत क्या रंग इख्तियार करती है। वेरी गुड, इसका मतलब है कि तुम भी वही कुछ सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ। अभी तो कल तक कुछ और तू मार बांधेंगे ताकि नवाब साहब बिल्कुल ही आउट हो जाएं। लेकिन इस नवाब साहब को इतनी दौलत देकर तुम क्या करोगे? दौलत? तालूत ने गहरी सांस ली। यार, तुम्हारे यहाँ जिस चीज को इतनी अहमियत दी जाती है मेरी निगाहों में वो एक बेहकीकत शय है। इससे कीमती बेशुमार चीजें हैं जिनके खर्च में हम बुखल से काम लेते हैं, मसलन इखलाक, मोहब्बत, नेकी वगैरह। और फिर वो लड़की वाकई खूबसूरत थी। यकीनन नवाब के यहाँ का माहौल बहुत दिलकश होगा। हम थोड़ी सी तफरीह करेंगे और बस। कोई गड़बड़ तो नहीं होगी? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारी चंद बातें गिरा में बांध ली हैं। वादा कर लिया था कि अब किसी भी लड़की से इस हद तक मुतासिर नहीं होऊंगा कि वो हमारे मशागिल में हारिज हो। ये लड़की भी बस थोड़ी सी तफरीह के लिए ठीक है। गुड, काम के आदमी बन गए हो, मैंने हंसते हुए कहा और तालूत भी हंसने लगा। दूसरे दिन हमने नवाब साहब के महल रवानगी का बंदोबस्त किया। तालूत ने रासिम से कुछ और फरमाइशें की थीं और रासिम ने उनकी तकमील कर दी थी। चुनाचे तकरीबन 12:30 बजे हर अव्वल दस्ता रवाना हो गया। पुराने तर्ज के ख्वान थे जो उन लोगों के शानों पर लदे हुए थे जो यहाँ मौजूद थे। सबके सब वर्दी पहने हुए थे। ये ख्वान सरपोशों से ढके हुए थे और उनमें वो कुछ था जो नवाब साहब ने ख्वाब में भी ना देखा होगा। आला दर्जे के कपड़े के थान, खुश्क फल, नफीस तरीन डेकोरेशन पीस और ना जाने क्या क्या। और ये सब कुछ जाहिर है इस दुनिया की तर्ज पर नहीं था। फिर 1 बजे हमारी कार नवाब विला में दाखिल हुई तो गोया पूरा महल इस्तकबाल को उमड़ आया था। नवाब साहब ने भी शायद कल शाम वापसी के बाद ही से इंतजामात शुरू कर दिए थे। उनका शानदार महल और खूबसूरत बन गया था। तमाम मुलाजिम नई पोशाकें पहने हुए थे। रवानगी के लिए तालूत ने भी खूब तैयारियां की थीं। इंतहाई आला दर्जे के जदीद तराश के सूट हम दोनों ने पहने हुए थे और खूब जच रहे थे। तालूत की तो चाल भी शहजादों की सी थी क्योंकि वो दर हकीकत शहजादा था, लेकिन हशमत ब्रादर्स का ये 2 कौड़ी का क्लर्क भी उसी के अंदाज में चलने की कोशिश कर रहा था। अब जैसा भी लग रहा था उसका अंदाजा इस खादिम को नहीं है,
महल की खूबसूरत कनीजें फूल निछावर कर रही थीं। पोर्टिको में हमारे बावर्दी ड्राइवर ने कार रोक दी। नवाब साहिब और उनके अहले खानदान हमारे इस्तकबाल को मौजूद थे। तालूत ने आहिस्ता से मेरा शाना दबाया। हूँ, मैंने सवालिया अंदाज में उसे देखा। वो रही, हु मौजूद है। वो अहमकों से अंदाज में इशारा करते हुए बोला और मैं भी उसके इशारे पर उस तरफ देखने लगा। सीमी उन लड़कियों के साथ एक खूबसूरत लिबास में मलबूस खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा स्पाट था और उस पर किसी किस्म के तासुरात नहीं थे। दोनों शरीर लड़कियां भी संजीदा ही खड़ी थीं। ड्राइवर ने दरवाजा खोल दिया। पहले तालूत और फिर मैं नीचे उतरा और नवाब साहिब दोनों हाथ फैलाकर हमारी तरफ लपके। उनका चेहरा मुसर्रत से सुर्ख था। उन्होंने बारी बारी हमसे मुआनका किया। सफेद शेरवानी और चूड़ीदार पैजामे में वो खूब जच रहे थे। मेरी खुश नसीबी की इंतहा है। आज इस कोठी की रौनक बढ़ गई है, उन्होंने कहा। क्योंकि हम उनकी तरफ मुतवज्जा थे, इसलिए सीमी और नुसरत वगैरह के चेहरों का जायजा लेने का मौका नहीं मिल सका। बहरहाल इसकी नौबत भी आ गई। लड़कियों के एक पूरे ग्रुप से हमारा तारुफ कराया गया, जिनमें सीमी वगैरह भी थीं। मैंने सीमी, नुसरत और रूही की शक्ल भी देखी। उनकी आंखें हैरत से फटी हुई थीं। ये मेरी बच्ची मेहराना सीमी है, ये नुसरत और ये रूही। ओह, इन खातून से तो एक इत्तफाक के तहत मुलाकात हो चुकी है। तालूत फट से बोल पड़ा। अरे कहाँ? नवाब साहब हैरत से बोले। ट्रेन में। हम लोग खामोशी से जलालाबाद आ रहे थे। यहाँ हमारे आदमी मौजूद थे। बहरहाल ट्रेन के कंपार्टमेंट में ये खवातीन चंद और खवातीन के साथ मौजूद थीं। सफर का साथ रहा। अरे सीमी बेटे, आपने हमसे तज़किरा भी नहीं किया। लेकिन सीमी के हवास ही दुरुस्त नहीं थे। बहरहाल हमने कोई खास तवज्जो नहीं दी। नवाब साहब ने हमारी मदारत के सिलसिले में अपनी पूरी सलाहियतें इस्तेमाल कर डाली थीं। उनका तज़किरा तवील और बेमकसद है। यूं समझ लिया जाए कि वो उन तमाम चीज़ों का जवाब देने में कोशां थे जो हमने उन्हें तोहफातन पेश की थीं। लेकिन तालूत मौका की तलाश में था और ये मौका उसे चाय के वक्त मिल गया। हम रियासत से एक तवील सैर का प्रोग्राम लेकर निकले थे। बहुत से शहर घूमे, लेकिन जलालाबाद आकर हमें एहसास हुआ कि हमने कोई जगह देखी। गो अभी हमने जलालाबाद में कुछ नहीं देखा, लेकिन आप जैसे मोहब्बत करने वाले बुजुर्ग को देखकर और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं रह गई है। ये आपकी मोहब्बत है बेटे। कुछ रोज अगर यहाँ क्याम करें तो मेरी सबसे बड़ी आरजू पूरी हो जाएगी, नवाब साहब ने कहा। हमारा दिल खुद यहाँ से जाने को नहीं चाह रहा, लेकिन मुलाजमों वगैरह को हमें वापस भेजना पड़ेगा। हम इस भीड़ को साथ नहीं रख सकते, लेकिन दिक्कत यह है कि इसके लिए हमें होटलों का सहारा लेना पड़ेगा। क्या यहाँ कोई आला होटल मौजूद है? होटल? नवाब साहब शर्मिंदा से लहजे में बोले। ये कोठी शायद हजूर शहजादा के शायान शान नहीं है। अरे नहीं, ये क्या फरमा रहे हैं आप नवाब साहब? तालूत जल्दी से बोल पड़ा। मुझे कल भी मुसरत होगी अगर आप यहाँ कुछ रोज क्याम फरमाते। हमें सिर्फ आपकी तकलीफ का एहसास है, वरना आपकी मैयत से बढ़कर सआदत और क्या हो सकती थी। आपके क्याम से मेरी इज्जत बढ़ जाएगी, सआदत तो मुझे मिलेगी। क्या शहजादा आदिल मेरी ये दावत भी कबूल कर लेंगे? बसरो चशम, जब तक आप हुक्म देंगे। बिलाशुबा हमें जलालाबाद बहुत पसंद आया है, तालूत ने कहा और नवाब साहब खुश हो गए। तालूत यहाँ आ गया था, वापसी का सवाल ही पैदा नहीं होता था। ये बात तो प्रोग्राम में शामिल थी। चुनाचे हम नवाब साहब के यहाँ क्याम पजीर होने को तैयार हो गए। चाय के बाद नवाब साहब ने अहले खानदान में से कुछ हजरात को हमारे ऊपर मुतय्यन किया और खुद इंतजामात करने चले गए। वो अपनी निगरानी में हमारे क्याम का इंतजाम करना चाहते थे ताकि कोई कसर न रह जाए। नवाब साहब कदामत पसंद थे, लेकिन हर शख्स जरूरत के मुताबिक लचक रखता है। नवाब साहब ने भी थोड़ी देर के लिए अपनी कदामत को खैरबाद कह दिया था। सीमी तो यूं भी बेपर्दा थी, लेकिन उनके खानदान की दूसरी औरतें भी तालूत के और मेरे सामने आ गई थीं। बिलाशुबा तालूत ने ऐसे ऐसे तहाइफ उन लोगों को दिए थे कि अब कोई गुंजाइश ही नहीं रही थी। नवाब साहब के अहले खानदान, जिनमें कुछ बूढ़ी औरतें और कुछ नौजवान थे, तालूत का दिमाग चाटते रहे। वो तालूत की रियासत शादिया के बारे में मालूमात हासिल कर रहे थे और तालूत भी ऐसी ऊंची ऊंची छोड़ रहा था कि तौबा ही भली। वो मुझसे भी अपनी बातों की तस्दीक करा रहा था। शहजादा साइम आपके बड़े भाई हैं या छोटे? एक साहब ने सवाल किया। हम दोनों में सिर्फ 20 दिन का फर्क है। ये नहीं मालूम कि कौन 20 दिन छोटा है कौन बड़ा। 20 दिन? एक खातून इस टेक्निकल खामी पर गिरफ्त करते हुए हैरत से बोली। जी, तालूत ने जवाब दिया। लेकिन दरअसल वालिद साहब की 121 बीवियां हैं। उन सब के लिए अलग अलग महल हैं, सबके अलग अलग मशागिल हैं। इस तरह साइम की और मेरी वालदा अलग अलग हैं। 121? बड़ी बी के अलावा कुछ और लोग भी हैरत से बोले। जी हाँ, जब हम वहां से चले तो 121 ही थीं। अब कुछ ज्यादा हो तो हमें मालूम नहीं, तालूत ने निहायत सादगी से कहा।
हंसने की बदतमीजी कौन कर सकता था? हाँ, हैरत ज़दा सब थे। इसके बाद काफी देर तक लोग उन 121 बीवियों में उलझे रहे और थोड़ी देर के लिए सवालात से निजात मिल गई। फिर नवाब साहिब आ गए और लजाजत से बोले, आपकी रिहाइश के इंतजामात हो गए हैं शहजादा साइम और आदिल। गो आपके काबिल तो नहीं हैं, लेकिन बहरहाल चुनाचे आप पसंद फरमाएं तो अपने आदमियों को वापसी की इजाजत दे दें, बेहतर है। नवाजिश, तालूत ने कहा और ड्राइवर को बुलाने की फरमाइश की। ड्राइवर से उसने कहा कि बाकी लोगों को वापस कर दिया जाए, सिर्फ कार रहने दी जाए, वो खुद भी जा सकता है। और ड्राइवर गर्दन झुकाकर चला गया। रात गई नवाब साहब से जान छूटी। रात के खाने पर सीमी से मुलाकात हुई, लेकिन वो गर्दन झुकाए खाती रही। एक दो बार उसने अजीब सी निगाहों से तालूत को देखा था, लेकिन उन निगाहों का मफहूम वाज़ेह नहीं था। बहरहाल फिर तालूत ने आराम की ख्वाहिश जाहिर की और नवाब साहब हमें हमारी ख्वाबगाह तक छोड़ने आए। ख्वाबगाह क्या थी? बस बेनजीर थी। तालूत ने दरवाजा अंदर से बंद किया और एक तवील अंगड़ाई लेते हुए एक कुर्सी पर धम से बैठ गया। शहजादा साइम, उसने मुझे आवाज दी। जी शहनशाह आदिल, मैंने मज़का खेज अंदाज में कहा और तालूत बेतहाशा हंस पड़ा। यार ईमानदारी से बताओ, मजा आ रहा है या नहीं? इतनी दौलत खर्च करके भी मजा नहीं आएगा? दौलत की बात छोड़ो प्यारे, ये बताओ कैसा जा रहा है? क्या बात है तुम्हारी? मगर यार, इस नवाब के बच्चे ने थका दिया, कंबल की तरह चिमट गया है, इससे जान छुड़ाओ किसी तरह। सोचो, मैंने कहा। तुम गौर करो, उससे सिर्फ 2 बार मुलाकात हुई है और वो भी अजनबियों के से अंदाज में। ये अजनबियत दूर होनी चाहिए। वो सख्त हैरत ज़दा है, होना चाहिए। बहरहाल उससे मुलाकात की तदबीर करो, बात तन्हाई में ही बन सकेगी। हाँ, यही सोच रहा हूँ। वैसे उस्ताद, तुम्हें काम करना पड़ेगा। क्या? तुम भी किसी को पसंद कर लो, वक्ती तौर पर सही, ताकि तफरीह बराबर रहे, वरना मुझे कोफ्त रहेगी। तुम बेफिक्री से अपना काम करो, मेरी परवाह मत करो। ये बकवास है। अगर तुमने कल तक किसी को पसंद नहीं कर लिया तो हम ये जगह छोड़ देंगे। वाह, ये खूब जबरदस्ती है। मेरी खातिर, मेरी जान, प्लीज। तालूत ने ऐसे अंदाज में कहा कि मेरी हंसी न रुक सकी। बस तो तुम ही इंतखाब कर देना, मैंने कहा। हाँ, ये मेरी जिम्मेदारी रही, फिर लुत्फ आएगा। वैसे अभी चंद मिनट के बाद मैं काम जरूर करूंगा। वो क्या? जरा बाहर जाऊंगा और ये पता लगाऊंगा कि उसकी रिहाइशगाह कहाँ है, यानी वो हमसे कितनी दूर है। जरूर लगाओ, लेकिन एहतियात से, कोई गड़बड़ मत कर डालना। अरे फिक्र मत करो मेरी जान। और हाँ, जरा मुझे 2-4 इश्क या मुकालमे जरूर याद करा देना। आज तक किसी से इजहार इश्क नहीं किया है। जरा 2-4 मौके के इशार और कुछ ऐसी ही दूसरी बातें। मैं जरा सलीके से इश्क करना चाहता हूँ। जरूर जरूर, मैंने मुस्कुराते हुए कहा और तालूत अपनी जगह से उठ गया। अब किसी के कमरे में आने के इम्कानात नहीं थे, चुनाचे मुझे तालूत के चले जाने से कोई तशवीश नहीं हुई। मैं आरामदेह मसैरी पर लेट गया। अनोखे ख्यालात फिर मेरे जहन में दाखिल होने लगे, लेकिन मैंने जोर से गर्दन झटक दी और सोने की कोशिश करने लगा।